ये 2018 की बात है। आप फेसबुक पर हैं। आप मेनू खोलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और आपको ये छोटा सा प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट बटन नजर आता है। ये एक अच्छा ख्याल लगता है। आप इसे टैप करते हैं। लाखों दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। आपको ओनावो प्रोटेक्ट नामी कुछ इंस्टॉल करने का कहा जाता है, जो एक मुफ्त वीपीएन है और मुबैना तौर पर आपकी राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। काश आपको मालूम होता। I'm proud that we've given people who've never had a voice before the opportunity to be heard. Facebook accused of spying a VPN app called Onavo. This VPN spied on almost everything users did and sent detailed data to Facebook, potentially a giant wiretap. It gets into the root access of your phone. Any websites you went to, any apps you used, things along those lines, everything you did on your phone was open to Facebook. And so far, there have been almost no legal consequences. We're heading into a no privacy future. आपने अपने फ़ोन पर जो कुछ भी किया वो फेसबुक के लिए खुला था और अब तक उसके तकरीबन कोई कानूनी नताइज बरामद नहीं हुए हैं। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई प्राइवेसी नहीं होगी। हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, है ना? मेरा मतलब है, लेकिन ये कहानी ओनावो से भी बड़ी है। ये भरोसे की खयानत, नाबालगों की निगरानी और कारपोरेट जासूसी की कहानी है जो कि मार्केट पर गलबा हासिल करने की दौड़ में की गई। ये फेसबुक का वो स्कैंडल है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तस्दीक शुदा, अगरचे वीपीएन फराहम करने वाले कभी कभी हमारी वीडियोस को स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से इस वीडियो की तैयारी में शामिल नहीं हैं। उन्होंने इस कहानी के लिए माली मदद नहीं की और ना ही उस कवरेज की तजवीज़ दी। डबल रेनबो, ओ माई गॉड। जब इंटरनेट की बात आती है तो बहुत से लोग पिछली दहाई को एक सादा वक्त के तौर पर याद करते हैं। वो हार्लम शेक, आइस बकेट चैलेंज और उस एक मशहूर शख्सियत की सेल्फी के साल थे। आज के मुकाबले में वो सब कितना मासूम लगता है। 2010 की दहाई में बहुत से लोग अब भी इस बात पर यकीन रखते थे जो आज नामुमकिन मालूम होती है कि तमाम कंपनियों में से फेसबुक पर भरोसा किया जा सकता है। चुनाचे जब उनके सारिफीन ने एक दोस्ताना नजर आने वाला प्रोटेक्ट बटन देखा तो 2018 तक लाखों लोगों ने उसे टैप कर दिया था। कई सालों से मार्क ज़करबर्ग फेसबुक को राब्ते का हतमी प्लेटफॉर्म बनाने के अपने मकसद के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। 2013 तक ये सब अच्छा चल रहा था। फेसबुक पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मकबूल तरीन सोशल नेटवर्क है। 2012 में उन्होंने 1 अरब सारिफीन का हिंदसा अबूर किया और उन्होंने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा टेक आई पोस्ट ऑफिस IPO मुकम्मल किया, जिसने एक ही दिन में $16 बिलियन जमा किए। लेकिन अमरीका में सारिफीन की दिलचस्पी कम हो रही है, खास तौर पर नौजवानों की। वो आम तौर पर नई ऐप्स की तरफ राग़िब होने वाले पहले लोग होते हैं। ज़करबर्ग पर दबाव बढ़ रहा है। आप वाकई इन सारिफीन को दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों के हाथों खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। चुनाचे उनकी हिकमत अमली वो बन जाती है जिसे बाद में कॉपी करो, हासिल करो और ख़त्म कर दो। कॉपी, एक्वायर एंड किल के तौर पर बयान किया गया। 2012 में उन्होंने इंस्टाग्राम को एक ऐसी पेशकश की जिसे वो ठुकरा नहीं सकते थे। अमरीकी इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हैं एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ 13 मुलाजमीन थे, उसे आज फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीद लिया। उस वक्त उस खरीदारी का मजाक उड़ाया गया था। एक ऐसी प्यारी फोटो ऐप के लिए $1 बिलियन जो मुनाफा नहीं कमाती। सरमायाकार बैंकर्स हैरान थे। फेसबुक के आई पोस्ट ऑफिस से ठीक पहले ये एक पुरखतर इक़दाम था, लेकिन ये इक़दाम आखिरकार बड़े पैमाने पर फ़ायदेमंद साबित होगा। इंस्टाग्राम अरबों सार्फिन और सालाना इश्तिहारात की मद में अरबों डॉलर फराहम करेगा। खरीदारी के सिर्फ 6 साल बाद इंस्टाग्राम की तखमीना मालियत फेसबुक की अदा करदा रकम से 100 गुना ज्यादा होगी। अब कुछ अरसे से ज़करबर्ग की नज़र एक और हदफ पर है, स्नैपचैट। ये ऐप 2011 के मौसम ख़ज़ां में स्टैनफोर्ड के दोस्तों इवन स्पीगल और रॉबर्ट मर्फी ने लॉन्च की थी। स्पीगल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मर्फी डेवलपर हैं। स्नैपचैट एक और फोटो शेयरिंग ऐप है, लेकिन एक अहम फ़र्क के साथ। शेयर की गई तस्वीर सिर्फ चंद सेकंड के बाद गायब हो जाती हैं और भेजने वाले को बताए बगैर उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता। इस स्नैपचैट की कशिश इसकी नापायदारी में है और इंस्टाग्राम के बरक्स तस्वीर का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। वो अजीब, मुज़हिका खेज़ और बेतरतीब हो सकती हैं। नॉमर उसे पसंद करते हैं और ज़करबर्ग इसमें शामिल होना चाहते हैं। 2012 के आखिर में उन्होंने स्पीगल को बातचीत के लिए मदऊ किया। इस वक्त फेसबुक एक मुतमुकाबिल ऐप बना रहा था जिसे पोके कहा जाता था। ये दिसंबर 2012 में लॉन्च हुई और बुरी तरह नाकाम हुई। इस मामले से बाखबर लोगों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ज़करबर्ग ने उस वक्त स्नैपचैट को $1 बिलियन में खरीदने की पेशकश की थी। अब 2013 के आखिर में वो एक नई पेशकश के साथ वापस आए हैं, ऐप के लिए $6 बिलियन, जो उन्होंने इंस्टाग्राम को पेश की गई रकम से 6 गुना ज्यादा है। ये एक ऐसी ऐप के लिए बहुत बड़ी रकम है जो सिर्फ 2 साल से मौजूद है
और मुनाफा बख्श नहीं है, और इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि वो कभी होगी। स्पीगल और मर्फी ने उस पर गौर किया, लेकिन आखिरकार पेशकश ठुकरा दी। स्पीगल बाद में कहेंगे कि वो वही गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो इंस्टाग्राम ने की थी। हमारा नज़रिया ये था कि इस हुसूल में इंस्टाग्राम की कदर को बहुत कम समझा गया था और आखिरकार एक बहुत बड़ा मौका हाथ से जाने दिया। 2013 में फेसबुक ने ओनावो नामी एक इसराइली स्टार्ट अप खरीदा। मुबैना तौर पर ज़करबर्ग की कंपनी ने इस पर तकरीबन $100 मिलियन खर्च किए। उस वक्त मोबाइल डेटा महंगा था, ख़ास तौर पर अमेरिका में। ओनावो 2 ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था जो सार्फिन के डेटा प्लान्स को बचाने में मदद करके उनके पैसे बचाती थीं। ओनावो एक्सटेंड ईमेल्स, तस्वीर और ऐप डाटा को कंप्रेस कर सकता था। ओनावो काउंट सार्फिन को ये देखने की इजाज़त देता था कि मुख्तलिफ ऐप्स कितना मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रही हैं। दोनों के लिए सार्फिन को अपना डेटा ओनावो के सर्वर्स पर भेजने की ज़रूरत थी, और ख़रीदे जाने से चंद माह क़बल उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन प्रोडक्ट लॉन्च की थी, एक VPN जिसे ओनावो प्रोटेक्ट कहा जाता था। लेकिन फेसबुक शायद सिर्फ डेटा कंप्रेशन या ट्रैफिक रीरूटिंग से ज़्यादा इस स्टार्टअप में दिलचस्पी रखता था। असल में फेसबुक अपनी साइट पर सारिफ के रवैये को ट्रैक करके पैसे कमाता था। उन्होंने ये काम नाम निहाद कुकीज़ से किया। कुकीज़ छोटी फाइलें हैं जो वेबसाइट्स लॉगिन, तरजीहात और सरगर्मियों को याद रखने के लिए आपके आले में महफूज करती हैं। इस डेटा को फिर हाइपर टारगेटेड इश्तिहारात फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्मार्टफोन्स ने गेम बदल दी। लोगों ने ब्राउज़र्स के बजाय ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और ऐप्स अक्सर अंदरूनी तौर पर डेटा स्टोर करती हैं। वो ऐप के मखसूस सिस्टम्स के ज़रिए रवैये को ट्रैक करती हैं, जिससे रिवायती ब्राउज़र कुकीज़ कम कारआमद हो जाती हैं। फेसबुक स्मार्टफोन्स की तरफ मुंतकली में पीछे रह गया था। ये मोबाइल के इस्तेमाल से पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, इसलिए उसे बसीरत इंसाइट्स की ज़रूरत थी। इस वक्त ये जानना मुश्किल था कि ऐप्स की कारकर्दगी कैसी है। आप देख सकते थे कि कितने लोगों ने उन्हें डाउनलोड किया है, लेकिन उससे ये ज़्यादा पता नहीं चलता था कि उन्हें कितनी बार या बिल्कुल कैसे इस्तेमाल किया गया। जब ओनावो ने उस इल्मी खला को पर करने का मौका देखा, तो एक्सटेंड और काउंट पर जाने वाले ट्रैफिक की बदौलत कंपनी के पास मसरूफियत के डेटा का एक ख़जाना मौजूद था। कंपनी को खरीदकर फेसबुक के पास अचानक अपने हरीफों के लिए एक खुफिया खिड़की आ गई और एक ऐप फौरी तौर पर नुमाया हो गई। ओनावो के डेटा से पता चलता है कि स्पेन में 99% एंड्रॉयड सार्फिन के फ़ोन्स पर व्हाट्सएप इंस्टॉल था। अमरीका में फेसबुक के मुकाबले में व्हाट्सएप के ज़रिए कहीं ज़्यादा मोबाइल पैगामात भेजे जा रहे थे। व्हाट्सएप एक ताकतवर मुकाबला था, फिर भी उसने नाकाबिले यकीन तरक्की का वादा किया। यही गालिबन इन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से ज़करबर्ग ने उसके लिए $19 बिलियन अदा करने का फैसला किया। फेसबुक आज सुबह मोबाइल में एक बड़ा कदम उठा रहा है। सोशल मीडिया की देविकल कंपनी मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप को खरीद रही है। व्हाट्सएप एक मुदमुकाबिल और तकमीली दोनों तरह की ऐप थी। ये एक मैसेजिंग ऐप है जो नाकाबिल यकीन हद तक मकबूल है। वो रोज़ाना अरबों पैगामात भेजते हैं। ज़करबर्ग ने इस बात पर कोई माजरत नहीं की, जिसे वो एक बहुत अच्छा सौदा समझते हैं। फेसबुक ने स्नैपचैट, जो उनका जानी दुश्मन था, के बारे में बसीरत हासिल करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया, और बहुत कुछ था जो वो जानना चाहते थे। शायद सबसे अहम बात यह कि लोग असल में किन फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मसला था, ओनावो की ऐप्स के जरिए भेजे जाने वाले तमाम ट्रैफिक को तेजी से इंक्रिप्शन के पीछे छुपाया जा रहा था। हसूल से 1 साल कबल स्नोडन ने इंकिशाफ किया था कि NSA दुनिया की जासूसी कर रहा है। ऑनलाइन निगरानी के बारे में खदशात आम हो गए और अचानक हर कोई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ चाहने लगा। जैसे जैसे दहाई आगे बढ़ी, इंटरनेट ने सिक्योरिटी में इजाफे की तरफ कदम बढ़ाया, जिसमें फेसबुक के अहम हरीफ भी शामिल थे। HTTPS का उरूज शुरू हुआ। जब आप bankofamerica.com का लिंक पर जाते हैं तो आपका ब्राउज़र सिर्फ वेबसाइट की बात पर यकीन नहीं कर लेता। ये तस्दीक करता है कि आप वाकई इस साइट से जुड़ रहे हैं जिस पर आप जाने का इरादा रखते हैं। ये वेबसाइट के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इसकी डिजिटल ID की दरख्वास्त करके ऐसा करता है। इसमें डोमेन की मिल्कियत, जारी करने वाली अथॉरिटी और उसकी मियाद की मुद्दत जैसी मालूमात होती हैं। एक बार सर्टिफिकेट जारी होने के बाद साइट उसे एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए रखती है। इन सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के लिए आपका ब्राउज़र डिजिटल जजों पर इन्हिसार करता है, जिन्हें सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ CAs कहा जाता है। वो डिजिटल ID जारी करते हैं और तस्दीक करते हैं कि वेबसाइट्स वाकई वही हैं जो वो होने का दावीज़ करती हैं। हर बार जब आप विजिट करते हैं, आपका ब्राउज़र चेक करता है कि आया ये अब भी दुरुस्त है। अपने एड्रेस बार में ये छोटा सा आइकन देख रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके ब्राउज़र ने वेबसाइट के सर्टिफिकेट को अपनी काबिले एतमाद फहरिस्त के खिलाफ चेक किया है और तस्दीक की है कि ये एक काबिले एतमाद अथॉरिटी से मुंसलिक है। सब कुछ जायज़ है। फिर वो आपके सेशन के लिए एक आर्जी खुफिया कलीद सीक्रेट की पर इत्तिफाक करते हैं। अब से सिर्फ आप और साइट ट्रैफिक को पढ़ सकते हैं। आपकी बातचीत इनक्रिप्टेड है। आप जो भी डेटा bankofamerica.com का लिंक में टाइप करते हैं, वो महफूज तरीके से उनके सर्वर तक पहुंच जाता है।
जासूस उसे नहीं पढ़ सकते। आपके फ़ोन पर चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। आपके फ़ोन के अंदर गहराई में एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट है, जिसे ट्रस्ट स्टोर कहा जाता है। उसे वो कंपनी बरकरार रखती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सोचें। पहले से आपका फ़ोन नाम निहाद रूट सर्टिफिकेट्स की बिल्ट इन फहरिस्त पर भरोसा करता है, लेकिन सारिफीन या कंपनियां बाज़ औक़ात अपने काबिले एतमाद सर्टिफिकेट शामिल कर सकती हैं। कुछ ऐप्स सिर्फ मखसूस पहले से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट्स पर भरोसा करती हैं। उसे सर्टिफिकेट पिनिंग कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके फ़ोन की काबिले एतमाद फहरिस्त में एक नया सर्टिफिकेट शामिल कर दिया जाए, तब भी ऐप उसे कबूल नहीं करेगी। बहुत से दूसरों की तरह स्नैपचैट ने HTTPS का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ताहम उन्होंने अपने एनालिटिक्स डोमेन के लिए सर्टिफिकेट पिनिंग का इस्तेमाल नहीं किया। ये फेसबुक का अंदर दाखिल होने का रास्ता था। जून 2016 में ज़करबर्ग ने 3 सीनियर एग्जेक्टिव्स को एक ईमेल भेजी जिसमें मुतालबा किया गया कि वो स्नैपचैट की इंक्रिप्शन से बचने का तरीका मालूम करें। जब भी कोई स्नैपचैट के बारे में सवाल पूछता है, जवाब आमतौर पर यह होता है कि चूंकि उनका ट्रैफिक इंक्रिप्टेड है, इसलिए हमारे पास उनके बारे में कोई एनालिटिक्स नहीं है। ये देखते हुए कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनके बारे में एनालिटिक्स हासिल करने का एक नया तरीका तलाश करना ज़रूरी मालूम होता है। ये मुअस्सिर तरीके से प्रोजेक्ट गोस्टबस्टर्स का आगाज़ करता है। ईमेल के चंद हफ्तों बाद ओनावो टीम एक हल निकालती है। फ़र्ज़ करें कि आप लाइब्रेरी में हैं, आप मुफ्त वाईफाई देखते हैं, और चूंकि ये 2016 है और आपका डेटा प्लान बहुत छोटा है, आप इससे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बराबर वाली जगह पर हैलियट नामी एक हड्डी वाला आदमी बैठा है। वो आपको हैक करने वाला है। वो अपने बैग से एक ऐसा आला चला रहा हो सकता है जो लाइब्रेरी वाईफाई होने का बहाना करता है, या वो सिर्फ खामोशी से नेटवर्क की निगरानी कर रहा है और ट्रैफिक तलाश कर रहा है। किसी भी तरह से वो गैर इनक्रिप्टेड मालूमात को पढ़ सकता है जो आप नेटवर्क पर भेजते हैं, और लॉग इन की तफसीलात या क्रेडिट कार्ड डाटा जैसी चीज़ें चुरा सकता है। एलिट एक नाम निहाद मैन इन द मिडल है। चूंकि ये हमले वाकई खौफनाक और करने में आसान हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग VPN इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो सारिफ के आले और VPN सर्वर के दरमियान एक महफूज स्ट्रिंग बनाते हैं। रास्ते में इससे गुजरने वाला तमाम डाटा इनक्रिप्टेड होता है। अब से हैकर्स के लिए आपके ट्रैफिक को रोकना या पढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक VPN आपकी तमाम इंटरनेट दरख्वास्तों को अपने सर्वर्स के जरिए रूट करके आपका IP एड्रेस भी छुपाता है। बज़ाहिर ओनावो प्रोटेक्ट एक बेहतरीन ऑप्शन लगता है। ये मुफ्त है, ये आपकी हिफाजत करता है, और ये डाटा कंप्रेशन की कुछ खुसूसियात पेश करता है। इसके अलावा फेसबुक खुद उसे फ़रोग़ दे रहा है और टेक माहिरीन इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन ओनावो प्रोटेक्ट कुछ बहुत ही चालाकी वाला काम कर रहा है। दर्ज झैल एक ऑस्ट्रेलवी हैकर के तज्ज़िये पर मबनी है जो हैक्सरो के नाम से शाया होता है। हम आज़ादाना तौर पर नताइज की तस्दीक नहीं कर सकते। ये सब एक इशारे से शुरू होता है। जब आप एंड्रॉइड पर ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये कहती है, आपकी राजदारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। फिर ओनावो मुबैना तौर पर आपको अपने आले पर एक काबिले एतमाद रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का कहता है। एक बार इजाज़त मिल जाने के बाद रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपके फ़ोन की बहुत सी एप्लीकेशंस इस पर भरोसा करेंगी। अब जब भी आपकी स्नैपचैट ऐप अपने सर्वर पर कुछ एनालिटिक्स डेटा भेजना चाहती है, ओनावो इस ट्रैफिक को पहले अपने सर्वर पर भेजने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये एक VPN है। हैक्सरो रिपोर्ट करता है कि स्क्विड नामी सर्विस अपने आप को ऐप और स्नैपचैट के एनालिटिक्स सर्वर के दरमियान रख देती है। ये आपके फ़ोन को एक सर्टिफिकेट पेश करती है। मैं बिल्कुल असली हूँ। आपका फ़ोन उसे कबूल कर लेता है क्योंकि फेसबुक ने खुद को जज के इख्तियारात दिए हैं। हाँ, ये बिल्कुल असली है। आमतौर पर सिर्फ स्नैपचैट ही इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के काबिल होता, लेकिन चूंकि ओनावो ने अपना काबिले एतमाद सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया था, इसलिए वो ट्रैफिक को पहले अनलॉक कर सकता है। अब आपके फ़ोन से ये तमाम स्नैपचैट एनालिटिक्स डिक्रिप्ट हो जाते हैं और ओनावो सर्वर्स पर पहुंच जाते हैं। ऐप के अंदर की तफसीली सरगर्मियां हासिल करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद स्क्विड स्नैपचैट के असल सर्वर के साथ एक अलहदा HTTPS कनेक्शन इस्तेमाल करता है और ट्रैफिक को दोबारा इनक्रिप्ट करता है। ऐप के नुक्ता नज़र से कनेक्शन नॉर्मल लगता है। हैक्सरो के मुताबिक ये वाज़े नहीं है कि आया तमाम ऐप सारिफीन को निशाना बनाया गया था या सिर्फ सारिफीन के एक हिस्से को। हमने मीटा से हैक्सरो के नताइज पर तबसरे के लिए कहा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। चुनाचे सितम ज़रीफ़ी के एक हैरानकिन मामले में फेसबुक की तरफ से आपकी हिफाजत के लिए मार्केट किया गया एक VPN, जो गालिबन मेन ऑन दी मिडल हमलों से बचाने के लिए था, खुद एक बहुत बड़ा मेन ऑन दी मिडल था। ये हमारे अल्फाज नहीं हैं, ये फेसबुक के हैं। ये एक मेन इन दी मिडल अप्रोच है। फेसबुक के लिए रोका गया डेटा सोने की कान है। इंस्टाग्राम स्टोरीज लॉन्च करने के बाद वो देखते हैं कि स्नैपचैट की तरक्की सुस्त पड़ गई है, उसकी स्टॉक वैल्यू गिर जाती है।
फेस बुक जंग जीतता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ओनावो महज एक हरीफ को कुचलने के अलावा भी मुफीद था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक बता सकता था कि मेरकैट और पेरिस्कोप जैसी ऐप्स के जरिए लाइव वीडियो मकबूल हो रही है। इससे फेसबुक में लाइव वीडियो शामिल करने के उनके फैसले में मदद मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी सर्टिफिकेट की चालें अंजाम देना मुश्किल हो गईं। iOS और एंड्राइड की सिक्योरिटी बेहतर हुई, इसलिए फेसबुक को दाखिल होने के नए तरीके तलाश करने पड़े। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक फेसबुक ने अंदरूनी तौर पर एंड्राइड के उन फीचर्स का फ़ायदा उठाने पर गौर किया जो माजूर सार्फिन की मदद के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब हमने फेसबुक से उस पर तबसरा करने को कहा तो उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, और शायद ये सब कुछ सिर्फ भला दिया जाता, टेक्नोलॉजी की दफनशुदा तारीख बन जाता। लेकिन सालों के दौरान अवाम को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि फेसबुक क्या कर रहा है। एक लिहाज से सारिफीन को मुतनब्बे किया गया था। ऐप स्टोर की तफसील में ओनावो ने सार्फिन को बताया था कि वो उन्हें ट्रैक कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे एक बेहतर तजर्बा बनाने के तरीके के तौर पर पेश किया। इस जबान की बुनियाद पर यह मशकूक है कि सारिफीन वाकई इस रसाई की सतह को समझते थे जो कंपनी के पास थी। जब प्रोजेक्ट घोस्ट बिस्टर्स लॉन्च हुआ तो फेसबुक पर हर कोई उसके हक में नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के सरबराहान दोनों ने ईमेल के जरिए अपने खदशात का इजहार किया। एक ने लिखा, मैं उसके लिए कोई अच्छी दलील नहीं सोच सकता कि ये ठीक क्यों है। कोई भी सिक्योरिटी वाला शख्स कभी भी उसके साथ आरामदेह नहीं होता। आम आवाम से हमें जो भी रजामंदी मिले, आम आवाम को सिर्फ ये मालूम नहीं है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। टेक्नोलॉजी से वाकिफ लोगों ने गुमनाम तौर पर प्रेस से बात की। अगस्त 2017 में उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि फेसबुक के पास एक अंदरूनी अर्ली बर्ड वार्निंग सिस्टम है जो उन्हें मुमकिना नए खतरात से आगाह करता है। इस वक्त फेसबुक के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक कॉपी करने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस ना करो, डोंट बी टू प्राउड टू कॉपी, कंपनी के अंदर एक गैर रस्मी नारा बन गया। अवाम से बात करते हुए ज़करबर्ग दावीज़ करेंगे कि टेक कंपनियों के लिए एक दूसरे की इख्तराआत पर काम करना मामूल की बात है। 2018 के अवाइल में विल स्ट्राफाक नामी एक सिक्योरिटी मुहक़्क़िक़ ने इस बात पर गहरी नज़र डाली कि ओनावो iOS पर कैसे काम करता है। उसने दरियाफ्त किया कि ये उससे भी ज़्यादा दखलंदाज था जितना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था। वायर्ड ने भी ओनावो के खिलाफ खबरदार किया। कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर 3 माह बाद एप्पल ने नई डेवलपर पॉलिसियां मुतारफ़ कराएं। उसने ऐप्स को आला में मौजूद दीगर ऐप्स के बारे में डाटा जमा करने से सख्ती से रोक दिया जब तक कि ऐप के काम करने के लिए ये सख्ती से ज़रूरी ना हो। एप्पल ने फेसबुक को खबरदार किया कि ओनावो प्रोटेक्ट ने इस पॉलिसी के पास उसे ऐप स्टोर से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारे बहुत से हरीफों के पास करोड़ों या अरबों सारिफीन हैं। कुछ नौवार्द हैं, लेकिन दूसरे गेटकीपर्स हैं जिनके पास ये फैसला करने की ताकत है कि आया हम उनके ऐप स्टोर्स में अपनी ऐप्स को मुकाबला करने के लिए रिलीज़ भी कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ये पता चलता है कि ये महज बर्फानी तूदे का सिरा था। 2016 में ओनावो प्रोटेक्ट के साथ साथ फेसबुक ने खास तौर पर इस बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया कि नौजवान अपने फ़ोन कैसे इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार वो अक्सर ऐसी किसी भी ऐप को अपनाने वाले पहले लोग होते हैं जो अगला बड़ा खतरा बन सकती है। एक प्रोजेक्ट जिसे बाद में प्रोजेक्ट एटलस कहा गया पैदा हुआ। फेसबुक नौमरों और नौजवानों को फेसबुक रिसर्च नामी VPN इंस्टॉल करने के लिए माहाना $20 तक की पेशकश करता है। इस ऐप का कोड बाद में ओनावो प्रोटेक्ट से मशकूक हद तक मिलता जुलता पाया गया। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ऐप सारिफ की इंटरनेट हिस्ट्री तक रसाई फराहम करती है, बशमूल इनक्रिप्टेड मालूमात और दूसरे सारिफीन के साथ निजी पैगामात जिन्होंने कभी अपनी रजामंदी नहीं दी थी। पूरा प्रोजेक्ट राजदारी में लिपटा हुआ था। एक तशखीस जिसका फेसबुक के तर्जुमान ने बाद में इनकार किया, उसमें कुछ भी खुफिया नहीं था। उसे लफ्जी तौर पर फेसबुक रिसर्च ऐप कहा जाता था, ताहम फेसबुक अवामी तौर पर ऐप को फ़रोग़ नहीं देता। उसके बजाय वो दरमियानी लोगों इंटरमीडियरीज पर इन्हिसार करते हैं जो अक्सर उस वक्त तक फेसबुक की शमूलियत ज़ाहिर नहीं करते जब तक कि सारिफीन पहले ही साइन अप ना कर लें। VPN अवामी तौर पर ऐप स्टोर में भी दर्ज नहीं है। उसके बजाय फेसबुक एप्पल के इंटरप्राइज डेवलपर प्रोग्राम का फ़ायदा उठाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ कंपनी के मुलाजमीन के लिए काम की ऐप्स डाउनलोड करने के लिए है। सार्फिन से इंटरप्राइज प्रोफाइल इंस्टॉल करवाकर फेसबुक इन सिक्योरिटी इकदामात को नज़रअंदाज कर देता है जो एप्पल ने बाकायदा सार्फिन के लिए रखे हैं। नाम निहाद रिसर्च प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सारिफीन की रहनुमाई इंस्टॉलेशन के एक पेचीदा अमल के जरिए की जाती है। जब एप्पल का सिस्टम इंतबाह जाहिर करता है कि सॉफ्टवेयर उनके निजी डेटा तक रसाई हासिल कर सकता है तो फेसबुक उन्हें उसे नज़रअंदाज करने का कहता है। सारिफीन को बताया जाता है कि वो एक सोशल मीडिया स्टडी का हिस्सा हैं, लेकिन फेसबुक कभी भी प्रोजेक्ट के हकीकी पैमाने का इंकशाफ नहीं करता। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सारिफीन तफसीलात जाहिर करते हैं तो उन्हें कानूनी धमकियों का सामना करना पड़ता है जो प्रोजेक्ट को छुपाए रखने की कोशिश का हिस्सा है।
जनवरी 2019 में फेसबुक रिसर्च का आखिरकार पर्दाफाश हो गया। टेक क्रंच ने सिक्योरिटी मुहक्किक विल स्ट्राफॉक के साथ काम किया। उसने रसाई की इस पूरी सतह का तज्जिया किया जो सार्फिन, जिनमें से बहुत से नाबालिग थे, फेसबुक को दे रहे थे। ये वाज़े हो गया कि इस रसाई में निजी वीडियोज़ और पैगामात के साथ साथ रियल टाइम लोकेशन डाटा भी शामिल था, और वो तमाम डाटा बराह रास्त एक सर्वर पर गया जिसमें वही IP इस्तेमाल हो रहा था जो उनावो प्रोटेक्ट का था। जब हमने मीटा से उस पर तबसरा करने को कहा तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। आर्टिकल शाया होने के 7 घंटे बाद फेसबुक ने टेक क्रंच को बताया कि वो अपनी रिसर्च ऐप के iOS वर्जन को बंद कर देगा। फेसबुक पर जासूसी और नौजवानों को उनकी मदद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। 13 से 35 साल की उम्र के लोगों को अपने फ़ोन की जासूसी करने के लिए माहाना $20 तक की अदायगी की गई। तस्वीर, वीडियोज़, मकाम, वेब ब्राउजिंग की तारीख। उसमें साइन अप करने वाले नौजवान नहीं जानते कि वो किस चीज़ में पढ़ रहे हैं। 1 माह बाद फेसबुक गूगल प्ले से अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उनावो नामी VPN ऐप वापस ले रहा है। अमरीकी सेनेटर्स ने जवाबात का मुतालबा किया। फेसबुक पर नाबालगों का इस्तेहसाल करने और बुनियादी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने प्रोग्राम की मज़म्मत की और सवाल किया कि जब सार्फिन की उम्र 13 साल जितनी कम हो तो रजामंदी कितनी मानाखेज़ हो सकती है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया की वफाकी अदालत ने फैसला सुनाया कि फेसबुक इसराइल और उनावो इनकॉर्पोरेटेड ने सार्फिन को गुमराह करने वाली कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आज एयर कंडीशनिंग CCACCC ने फेसबुक के खिलाफ इस तरीके से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू की है जिस तरह उसने अपनी उनावो प्रोटेक्ट ऐप को फ़रोग़ दिया था। मीटा की 2 ज़ेली कंपनियों ने उनावो को राजदारी के आले के तौर पर फ़रोख्त किया था, जबकि खुफिया तौर पर उसे फेसबुक के कारोबारी मकासद के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया था। अदालत ने कंपनियों को जुर्माने की मद में मजमूई तौर पर $13 मिलियन अदा करने का हुक्म दिया। हम नहीं जानते कि असल में जुर्माना किसने अदा किया, लेकिन उनकी पेरेंट कंपनी मीटा के लिए जो सालाना $50 बिलियन से ज़्यादा का मुनाफा कमाती है, ये मामूली रकम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा जदीद होती जा रही है, राजदारी अक्सर मुतासर होती है। सहूलत के लिए ज़ाती डेटा की कुर्बानी देना तेज़ी से मामूल बनता जा रहा है। बहुत से लोग हवाई अड्डे पर चेहरे की शिनाख्त के साथ ठीक हैं अगर इसका मतलब छोटी लाइनें हैं, और जितना ज़्यादा हम इन समझौतों को कबूल करते हैं उतना ही वो मेयार बन जाते हैं, यहाँ तक कि उससे बाहर निकलने का ऑप्शन बाकी नहीं रहता। सोशल मीडिया इस पैटर्न को ख़ास तौर पर नुमायां करता है। सालों के दौरान फेसबुक के ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में राजदारी के हवाले से तेज़ी से नरम रवैया देखा गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता शेयरिंग, ट्रैकिंग और निगरानी को डिफ़ॉल्ट के तौर पर अपनाने के आदी हो रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि फेसबुक का मिशन दुनिया को जोड़ना है। वो उम्मीद करते हैं कि यही उनकी विरासत होगी, लेकिन शायद एक बेहतर फिट ये होगा: तेज़ी से आगे बढ़ो, राजदारी को तोड़ दो, मूव फास्ट, ब्रेक प्राइवेसी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मज़ीद हैरत अंगेज़ मवाद के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इत्तलाआत हासिल करने के लिए घंटी को दबाएं। अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।